नमस्कार विद्यार्थियों, विवेकानंद स्कूल निम्पा थाना की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमने सबसे पहला टॉपिक काव्य गुण पिछले वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है उससे आप कुछ सीख पाए होंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेते हैं काव्य के दोष। काव्य के दोष, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, दोष का भूल, त्रुटि, रोग या गुण रहित। दोष के कई अर्थ निकलते हैं। भूल, त्रुटि, रोग या गुण रहित। तो काव्य के दोष किसे कहते हैं? सामान्य तौर पर थोड़ा सा भी दिमाग खर्च करते तो हमें बात पकड़ में आती है। ऐसे कारण जो किसी काव्य में कमी पैदा करते हैं, उसके गुणों में कटौती करते हैं, उसका अपकर्ष बढ़ाते हैं। उत्कर्ष नहीं, अपकर्ष, अर्थात उसके सौंदर्य में या उसकी गुणवत्ता में कमी करते हैं, तो उन्हें हम काव्य के दोष कहते हैं। इसकी परिभाषा मैं लिखवा देता हूं। जिन कारणों से काव्य का अपकर्ष होता है, या उसके भावार्थ को समझने में बाधा पैदा होती है, उन कारणों को काव्य दोष कहा जाता है। जिन कारणों से काव्य का अपकर्ष होता है या उसके भावार्थ को समझने में बाधा पैदा होती है, उन कारणों को काव्य के दोष कहा जाता है। ये दोष कई प्रकार के हो सकते हैं। पहले नंबर पे शब्द दोष कहो या शब्दगत दोष कहो, अर्थगत दोष, वाक्य दोष, या रस दोष। शब्दगत दोष, अर्थगत दोष, वाक्य दोष या रस दोष। जैसे पहले नंबर पे हमने लिखा शब्दगत दोष। सामने हमने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। शब्द में पाए जाने वाले दोष, अर्थात किसी शब्द में अगर कोई कमी है तो वो शब्दगत दोष के अंतर्गत आता है। जब हम दोष पढ़ेंगे तो आप भली प्रकार से उसमें समझ पाएंगे कि वो शब्द के अंतर्गत आता है, अर्थ के अंतर्गत आता है या वाक्य की रचना के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जैसे श्रुति कटुत्व, चुत संस्कृति, अश्लीलत्व, क्लिष्टत्व आदि दोष गिने जाते हैं। तत्पश्चात आता अर्थगत दोष। उसका अर्थ ज्ञात होने में अगर बाधा पैदा होती है
इसका अर्थ अगर सही तरीके से नहीं लिया गया है लोक संस्कृति के हिसाब से, समाज के हिसाब से, तो फिर व्यर्थगत दोष के अंतर्गत आता है। वाक्य दोष, वाक्य की रचना में पाया जाने वाला दोष। जब हम किसी वाक्य की रचना करते हैं तो एक नियम के तहत करनी पड़ती है। अगर उसकी रचना में कहीं कोई बाधा या कोई दिक्कत या कोई दोष है तो वो वाक्य दोष के अंतर्गत आता है। जैसे न्यूनपदत्व, अधिकपदत्व, अक्रमत्व आदि। फिर है रस दोष। अगर कुछ पंक्तियां किसी रस की हैं और वो नियमबद्ध तरीके से नहीं है, जैसे किसी छंदबद्ध पंक्तियों की हम बातचीत करें, अगर छंद के किसी नियम में बाधा पैदा हो रही है तो उस रस को भली प्रकार से हम उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसके उतार चढ़ाव में कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाएगी। उस दोष को हम हतवत दोष कहते हैं। यदि छंद के नियमों के अनुरूप किन्हीं पंक्तियों की रचना नहीं की गई है, कहीं कोई नियम भंग हो गया है, तो वहां हतवत दोष माना जाता है। जब आप छंद पढ़ेंगे तो भली प्रकार से समझेंगे कि छंद के कुछ नियम होते हैं, अगर उन नियमों में कहीं कोई कमी है तो वो काव्य का एक दोष माना जाता है और उस दोष का नाम हतवृत्त दोष है। काव्य के दोषों की संख्या 12 है, अर्थात कुल कितने दोष होते हैं? 12। इन 12 दोषों को हम क्रमशः एक एक करके पढ़ेंगे उदाहरणों के साथ। बड़ी सरलता से ये बात आपको समझ में आएगी। हम क्रमशः इन दोषों को लिखते हैं। तो हमने ये 12 जो दोषों के नाम हैं वो क्रमशः बता दिए। अब एक एक करके हम इनको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं श्रुति कटुत्व। श्रुति का मतलब होता है सुनना। इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि काव्य में जहां ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जो सुनने में कड़वे लगते हैं, तो वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। आप भली प्रकार से समझ पा रहे होंगे। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग काव्य में अगर होता है जो कि सुनने में हमें कड़वे लगते हैं, तो फिर वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे कार्त्यार्थी तब होंगी जब मिली है पेय आय। इस पंक्ति में आप देखेंगे ये जो शब्द है कार्त्यार्थी, ये आपको सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है। जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो सुनने में थोड़ा कानों को कड़वा लगे, उसे हम श्रुति कटुत्व दोष के अंतर्गत लेते हैं। एक उदाहरण आप और देख सकते हैं। कवि के कठिनता क्रम की करते नहीं हम धृष्टता। कवि के कठिनता क्रम की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या है विषमोत्कृष्टता। विषमोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। आप
वालों को बड़े कटु लगते हैं, फलस्वरूप इन पंक्तियों में श्रुति कटुत्व दोष आता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास काव्य दूसरा च्युत संस्कृति। इसकी परिभाषा देखिए, जहां व्याकरण के नियमों के विरुद्ध शब्दों का या पदों का प्रयोग काव्य में किया जाए, जहां काव्य की पंक्तियों में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध शब्दों का या पदों का प्रयोग किया जाए, वहां च्युत संस्कृति दोष होता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता जहां स्त्रीलिंग है और बोला ये पुल्लिंग शब्द है, सीता के साथ अगर बोला शब्द आता तो इसको बोली लिखना चाहिए था कायदे से। यहां क्योंकि व्याकरण के अनुसार स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः ये व्याकरण के नियमों के विरुद्ध है, फलस्वरूप ये पंक्तियां च्युत संस्कृति दोष के अंतर्गत मानी जाती है। तीसरे नंबर पे है ग्राम्यत्व। साधारण सी परिभाषा, काव्य में जहां ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाए जो गांव की बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहां ग्राम्यत्व दोष आ जाता है। जैसे इसमें देखिए, एरे ब्रजचंद्र तेरे मुख की चकोर हूं मैं। एरे ये जो संबोधन है, ये ग्रामीण प्रवेश का या ग्रामीण प्रवेश में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस एरे के कारण इस पंक्ति में ग्राम्यत्व दोष आ गया। एक और उदाहरण देखिए, खोपरी पे प्रति पन्हिया ब्रज नारिन की। खोपरी, ये खोपरी शब्द जो है ये भी ग्रामीण बोलचाल का शब्द है, फलस्वरूप इसमें भी ग्राम्यत्व दोष पैदा होता है। चौथे नंबर पे आप देखिए, अक्रमत्व दोष। जहां शब्दों का क्रम अनुचित हो, अर्थात चूंकि वाक्य रचना का एक नियम होता है कि भाई ये शब्द इस क्रम पर आना चाहिए, अगर वो क्रम डिस्टर्ब है, गलत लिखा हुआ है, तो फिर वो अक्रमत्व दोष के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत आप देखिए, सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहिराही जनु सबल की हृदयावली भूपाल। पहले इसका भावार्थ समझिएगा, तब हम क्रम जमा पाएंगे। सीता जू रघुनाथ की, सीता जी ने जैसे ही रघुनाथ जी को अमल कमल की माल, अमल का मतलब मल रहित पवित्र, कमल का मतलब कमल के फूल, माल का मतलब माला, कि सीता जी ने जैसे ही पवित्र कमल पुष्प की माला रघुनाथ जी को पहनाई। यहां लिखा हुआ है, पहनाई जनु सबल की हृदयावली भूपाल। जैसे कि भूपाल कहते हैं राजा को, हृदयावली मतलब उनके हृदयों की कथा, अर्थात जब सीता जी ने रामचंद्र जी को माला पहनाई तो सब राजाओं के, बाकी सब राजाओं के जो स्वयं पर पहने हुए थे, उनके हृदय टूट गए। तो उनके टूटे हुए हृदयों की जैसे वो माला रामचंद्र जी को पहना रही थी। तो अब यहां देखिए क्रम भंग कहां पर है, पहिराही जनु सबल, तो सबल के बाद भूपाल आना चाहिए था। पहिराई अमल कमल की बात, पहिराई मानो सभी राजाओं की हृदयावली। अगर व्याकरण के हिसाब से हम देखें तो क्रम वाक्य रचना का यह होना चाहिए कि सब राजाओं के हृदयों की कथा, मगर यहां पर पद्य के अनुसार ये अंत में तालमेल बैठाने के लिए, तुकबंदी बैठाने के लिए भूपाल शब्द का प्रयोग सबन के बाद होना चाहिए, मगर अंत में किया गया है। फलस्वरूप ये पंक्तियां अक्रमत्व दोष की शिकार हो गई है। तत्पश्चात दुष्क्रमत्व, थोड़ा सा अंतर देखिए। अक्रमत्व व्याकरण के अनुसार, वाक्य रचना के अनुसार क्रम उलट पुलट हो तो वो अक्रमत्व। दुष्क्रमत्व, दुष्क्रमत्व से तात्पर्य क्या है, लोक व्यवहार या शास्त्र में बताए गए क्रम के अनुसार अगर कोई वाक्य रचना नहीं है, कोई पंक्ति सही नहीं है, कि भाई लोक व्यवहार में इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, अगर वो व्यवहार गलत है, वो क्रम गलत है, तो फिर वो दुष्क्रमत्व दोष की शिकार पंक्तियां मानी जाती है। जैसे मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजाए।
मारुतनंदन हनुमान जी को कहते हैं, मारुत हवा को कहते हैं, खगराज गरुड़ को कहते हैं। कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और हनुमान जी संजीवनी कुटी लेकर के आ रहे थे पहाड़ को उठा करके, तो वो कितनी तेज गति से चल रहे थे, उस स्थिति को या उस दृश्य को कवि ने पंक्तियों के माध्यम से बताया। तो क्या कहते हैं, मारुतनंदन अर्थात हनुमान जी मारुत को, हवा को, मन को और गरुड़ जी के वेग को भी लज्जित कर दिया। तो यहां क्रम देखिए, हवा, गरुड़ और मन, तो ये तीनों क्रम लोक व्यवहार की दृष्टि से हम देखें, गरुड़ की उड़ान, फिर हवा की उड़ान और फिर मन की उड़ान। मन की उड़ान सबसे तेज होती है, तो या तो मन को सबसे लास्ट में आना चाहिए या फिर उल्टे क्रम में लिखें तो मन को सबसे पहले आना चाहिए। मन को, हवा को या खगराज को वेग लजाए, या तो यूं होना चाहिए, या खगराज को, मारुत को और मन को वेग लजाए, मगर इन दोनों के बीच में मन को दिया हुआ है। अतः लोक व्यवहार की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से ये क्रम जो है वो गलत है। फलस्वरूप ये पंक्तियां दुष्क्रमत्व दोष की शिकार हो गई। इसके बाद देखिए छठे नंबर पे अप्रतितत्व दोष। अप्रतितत्व का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा शब्द जो सामान्य अर्थ में किसी और अर्थ के हिसाब से प्रयोग किया जाए और किसी शास्त्र विशेष में उस शब्द का कोई अन्य अर्थ लिया जाए जो कि प्रचलन में या ज्यादा सर्व प्रचलित नहीं है। अगर ऐसे शब्द का प्रयोग उस संदर्भ में कहीं पर किया जाता है तो वो पंक्तियां अप्रतितत्व दोष की शिकार मानी जाती है। एक उदाहरण देखिए, तत्व ज्ञान की ज्योति सुन मोह आशय को नाश। तत्व ज्ञान की ज्योति सुन, जब तत्व ज्ञान की ज्योत व्यक्ति के हृदय में जलती है, मोह आशय को नाश। आशय का मतलब किसी बात को कहने का तात्पर्य बनता है। सामान्य तौर पर आशय का मतलब कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है, लेकिन यहां आशय का अर्थ है किसी शास्त्र विशेष में वासना लिया गया है जो सामान्य प्रचलन में नहीं है। फलस्वरूप ये कौन से दोष का शिकार हो गया, अप्रतितत्व दोष का शिकार हो गया। तत्व ज्ञान की ज्योति सुन, कि जब तत्व ज्ञान की ज्योति मेरे हृदय में जली या जब मुझे इस तत्व ज्ञान की ज्योति का दर्शन हुआ, मोह आशय को नाश, तो मेरी समस्त विषय वासनाओं का नाश हो गया। मगर आशय का अर्थ वासना किसी शास्त्र विशेष में लिया गया है, सामान्य प्रचलन में ये नहीं है। फलस्वरूप ये अप्रतितत्व दोष की शिकार पंक्तियां हो गई। उसके बाद देखिए क्लिष्टत्व। ये थोड़ा कठिनाई से समझ में आने वाला दोष है, क्योंकि पहले लिखा हुआ है कि जहां काव्य में कठिनाई से भावार्थ समझ में आए, इसके अर्थ को जानने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है। जैसे कहत कति परदेशी की बात, कोई विरहिणी स्त्री, या यूं कहें कि श्री कृष्ण के विरह में जलती हुई जो गोपियां हैं, वो अपनी पीड़ा किस प्रकार से स्पष्ट कर रही हैं। इन दो पंक्तियों का जब हम भावार्थ जानते हैं तो बड़ी कठिनाई से वो भावार्थ निकल करके आता है। मंदिर अवधिपति, जरा बोल कीजिए, मंदिर अर्ध। मंदिर का मतलब भवन या अर्ध का मतलब आधा, तो मंदिर का आधा भाग, इसको हम पक्ष कहते हैं, आधा पक्ष, या 15 दिन का समय कह सकते हैं, क्योंकि एक महीने के 2 पक्ष होते हैं। 15 दिन का पखवाड़ा या पक्ष कहा जाता है। तो मंदिर अर्ध अर्थात मंदिर का आधा भाग, तो उसको पक्ष कहा इसने। अवधिपति, कि इतनी अवधि वो हमें सौंप करके गए थे, मगर हम सो हरि आहार चली जा, कि वो हमें 15 दिन का समय दे करके गए थे, आधे महीने का। लेकिन हरि आहार, हरि कहते हैं यहां शेर को, आहार का मतलब भोजन, तो शेर का भोजन जो है वो मांस होता है, और मांस का यहां अर्थ मास लिया गया है, अर्थात महीना।
तो यहां पंक्तियों का भाव देखिए कितनी कठिनाई से निकल रहा है कि मंदिर अर्ध अवधिवति, वो हमें एक पक्ष अवधि सौंप करके गए थे कि इतने दिनों के बाद मैं आ जाऊंगा, मगर यहां तो पूरा महीना जो है वो चला जा रहा है, मगर वो अभी तक वापस नहीं आया है। तो इसमें ये पक्ष या 15 दिन का समय और मास यानी महीना, ये भावार्थ जानने में बड़ी कठिनाई पैदा होती है। फलस्वरूप ये कौन से दोष का शिकार बन गई पंक्तियां? क्लिष्टत्व दोष का शिकार बन गई। 8वें नंबर पे हम देखते हैं अश्लीलत्व या अश्लीलता दोष, जैसा कि शब्द से ही पकड़ में आ रहा है। काव्य में जहां घृणाजनक या लज्जाजनक या यूं कहें गंदे शब्दों का प्रयोग, जिनको सामान्य व्यवहार में गंदा शब्द कहा जाता है, ऐसे शब्दों का कहीं प्रयोग होता है तो फिर वो अश्लीलत्व या अश्लीलता दोष का शिकार पंक्तियां मानी जाती हैं। जैसे राम के दरबार में स्थित अंगद का पाद, अब यहां पाद शब्द का अर्थ पैर से लिया गया है, मगर सामान्य तौर पर पाद शब्द ध्यान में आते ही वायु विकार सबसे पहले दिमाग में आता है। फलस्वरूप ये जो शब्द है थोड़ा सा लज्जाजनक बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से और पंक्तियां हैं, जैसे दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार, दस्त हाथ को कहते हैं। अब दस्त का नाम आते ही, जिसको अंग्रेजी में लूज मोशन कहते हैं हम, अगर वो शब्द दिमाग में आता है तो एक हास्यजनक सी स्थिति हो जाती है और वो थोड़ी घृणा पैदा होती है मन में। फलस्वरूप वो पंक्तियां भी अश्लीलता या अश्लीलत्व दोष की शिकार मानी जाती है। उसके बाद हम 9वें नंबर के दोष पर आते हैं, पुनरुक्तत्व या पुनरुक्ति। जहां काव्य में अर्थ की पुनरुक्ति हो, अर्थात वही अर्थ बार बार आए, तो फिर वहां पुनरुक्तत्व दोष माना जाता है। जैसे दृश्य बड़ा था रम्य मंजू मनोहर, यहां इन तीनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है, सुंदर। रम्य का अर्थ भी, मंजू का अर्थ भी और मनोहर का भी। तो एक ही बात को जबरदस्ती अलग अलग शब्दों के माध्यम से बताया गया, फलस्वरूप अर्थ की पुनरुक्ति यहां पर हो रही है। अतः ये पंक्ति पुनरुक्तत्व दोष की शिकार मानी जाएगी। तत्पश्चात 10वें नंबर पे न्यून पदत्व दोष। न्यून का मतलब कम होता है। बड़ी प्रकार से समझ में आ रही है कि वाक्य रचना में जब किसी पद की कमी रह जाए, अर्थात वो शब्द आना चाहिए मगर उस पंक्ति में प्रयोग नहीं किया गया, तो वो उस पद की न्यूनता या कमी मानी जाएगी। फलस्वरूप वो न्यून पदत्व दोष माना जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे तो भी सच है धर्मराज, ज्वाला वह नई नहीं थी, दुर्योधन के मन में वह वर्षों से खेल रही थी। तो भी सच है धर्मराज, युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए यह पंक्ति कही गई कि हे धर्मराज, ये सच बात है कि ज्वाला वह नई नहीं थी। जो युद्ध की ज्वाला, महाभारत के युद्ध में जो ज्वाला भड़की, उस ज्वाला की बात चल रही है कि वो ज्वाला नई नहीं थी, बल्कि दुर्योधन के मन में वह वर्षों से खेल रही थी। कि वो ज्वाला तो दुर्योधन के मन में वर्षों से खेल रही थी, अतः उस ज्वाला को तो भड़कना ही था। अब यहां देखिए, दुर्योधन के मन में वह के बाद ज्वाला शब्द आना चाहिए था। दुर्योधन के मन में वह ज्वाला वर्षों से खेल रही थी, मगर चूंकि यहां ज्वाला शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, फलस्वरूप ये नीचे वाली पंक्ति न्यून पदत्व दोष की शिकार मानी जाती है। अर्थात इस पंक्ति में कौन सा दोष आ गया? न्यून पदत्व दोष आ गया। अब हम चलते हैं 11वें नंबर पे, अधिक पदत्व। यहां पर कमी है न्यून पदत्व, यहां अधिक पदत्व है कि कोई पद जबरदस्ती डाला गया हो, उसके बगैर भी काम चल सकता था। जब वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग हो, जबकि उस शब्द के बगैर भी काम चल सकता है पंक्ति का, फिर भी वो डाला गया हो। जैसे लिपटी पुष्प पराग में सभी स्वेद मकरंद। अब आप यहां देखिए, लिपटी पुष्प पराग में, पराग जो है पुष्प का ही होता है। अगर केवल पराग लिखा जाता लिपटी पराग में, तो भी जाहिर सी बात है कि पराग तो पुष्प का ही होता है। तो यहां आप कह सकते हैं कि पुष्प शब्द जो है वो अधिक पद है।
या इसके बगैर भी काम चल सकता था। फिर हम आते हैं हतव्रत दोष की ओर। 12वें नंबर का दोष, छंद के नियमों के अनुसार अगर कोई पंक्ति नहीं रची गई है, उसमें छंद के नियमों के अनुसार किसी वर्ण की मात्रा की कमी रह गई है, बढ़ोतरी हो गई है, या वो उस नियम के अनुसार पंक्ति नहीं रची गई है, कहीं ना कहीं इसमें छंद का दोष आ गया है, तो फलस्वरूप वो हतव्रती या हतव्रत दोष की शिकार पंक्तियां मानी जाती है। चूंकि अभी हमने छंद आपको नहीं पढ़ाया है, इस वजह से इसमें थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन जैसे इस उदाहरण को देखिए, तू बेटी जीवन में आई, सुख की झोली भर लाई, सच्चे सुख की झलक बावली तू प्रथम दिखलाई। इसके 4 हिस्से हैं, कोमा से पहले वाला, एक दूसरा, फिर ये तीसरा और फिर ये चौथा। तो इनको हम चरण कहते हैं। छंद में हम आपको ठीक तरीके से बताएंगे, तब आपको ये हतव्रत दोष भली प्रकार से समझ में आएगा। इसमें 2 दोष नजर आते हैं। इसके तीसरे चरण में यति भंग, यति कहते हैं विराम चिन्ह को। इस तीसरे चरण में जहां पर विराम चिन्ह आना चाहिए था वहां ना आकर के उससे पहले या बाद में आया है, फलस्वरूप ये यति भंग हो गया। और चौथे चरण में 2 मात्रा कम है। इस छंद के अनुसार जो अंतिम चरण में मात्रा होनी चाहिए थी, उनमें से 2 मात्राओं की कमी। ये चरण, यति, गति, मात्रा, वर्ण, ये सारी चीजें छंद के अंतर्गत आएंगी। जब आप छंद वाला चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो आपको भली प्रकार से हतव्रत दोष भी पकड़ में आएगा। इस प्रकार से हमने कुछ एक उदाहरणों के माध्यम से आपको ये सारे दोष और गुण समझाए। उम्मीद है थोड़ा मेहनत करने के बाद आप इनको बड़ी प्रकार समझ पाएंगे। बाकी का चैप्टर अगले वीडियो में। धन्यवाद।